जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो भाई जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो जो हम आपका संडे को जो रोजगार बिंद अंकित भाटी सर के एप्लीकेशन पर जो आपका वीकली मॉक टेस्ट होता है, तो उसका दोस्तों हम आपके लिए वीकली मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन लाए हैं। जो कि आपका दोस्तों रिपब्लिक डे यानी कि कल आपका जो 26 जनवरी था उसका दोस्तों आज हम मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। कि भाई मैंने ये 20 क्वेश्चन जो आपके मॉक टेस्ट में पूछे गए हैं उनको मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है अपनी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाता हूँ, तो आप ज़रूर जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा दोस्तों 26 जनवरी का वीकली मॉक टेस्ट का मैथ का सॉल्यूशन है, जिसमें हम दोस्तों 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारा 26 जनवरी 2025 को जो भी आपका कल के दिन जो आपका वीकली मॉक टेस्ट हुआ था उसमें आपके 20 मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, उनका दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सॉल्यूशन को देखने वाला हूँ। तो सभी भाई बहन चैनल को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें और वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। और बाकी की आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर किसी भी दिक्कत में हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और इसका जो सॉल्यूशन हम करेंगे थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसके लिए इसको दोस्तों हम थोड़ा सा फास्ट करके चलेंगे। तो चलिएगा अभी आज का पहला क्वेश्चन हमारे वीकली मॉक टेस्ट का आता होगा आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने प्रतिवर्ष 20% की दर से 96,000 रुपये का निवेश किया, जो एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। परिपक्वता पर उसे मिलने वाली राशि का 80% कितना होगा? देखो भाई, आपने वीकली मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन तो आप लोगों ने कर ही लिया क्वेश्चन तो लगा ही लिया होगा, ठीक है। अब उसका सॉल्यूशन के लिए भी हो सकता है आपको नीचे ऑप्शन ना दिख रहे हो, तो ऑप्शन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो भी है हमारे सामने क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को सीधे सॉल्व करके आंसर बताएंगे, ठीक है। बाकी तो आपने क्वेश्चन तो सारे पढ़ ही लिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यक्ति ने 20% की दर से 20% की दर से कितना रुपए? 96,000 रुपये। भाई देखो 96,000 रुपये हैं, ठीक है। और दर कितनी है, यानी कि दर हमारी कितनी है? दर हमें दे रखी है कि आर बराबर कितनी है? दर हमारी 20% है। लेकिन ये जो दर 20% है ना, ये एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक कह रहा है। तो अर्धवार्षिक यानी कि दर हमारी कैसी हो जाएगी? आधी। तो दर को आधा करने के लिए हमें 2 से भाग देना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा दर? तो दर हमारी जो आ जाएगी वो आ जाएगी दोस्तों 10% निकल कर। 10% की यदि मैं फ्रैक्शन की बात करता हूँ तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई? एक साल के लिए तो आपको सर 10% 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/10, यानी कि 10 पर मिलने वाला ब्याज, यानी 10 तो राशि थी ही साधारण ब्याज पर। साधारण ब्याज जो होता है उस पर जो हमें एक क्या हो रही है भाई? अर्धवार्षिक रूप से कह रहा है ना भाई, परिपक्वता अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो उससे मिलने वाली राशि। तो भाई देखो सीधी सी बात है, 10 पर भैया ये राशि हमारी कितनी हो जाएगी? एक राशि बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 11। यानी कि पहली साल कितनी हो जाएगी? 10, और दूसरी फिर 10 से कितनी हो जाएगी? 11। फिर ऐसे ही आपकी दूसरी साल कितना हो जाएगा भाई? क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है ना एक साल के लिए, फिर दूसरी साल भी 10 से क्या हो जाएगी? 11। यानी कि जो परसेंटेज में जो हमारी जो दर होगी वो कितनी हो जाएगी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित? 10% की 1/10, ठीक है। भाई इनके आपस में गुणा कर देंगे, 10 ये हो जाएगा 10 स्क्वायर यानी कि 100, और ये 11 का स्क्वायर यानी कि 121 हो जाएगा। और हमारी जो राशि थी वो कितनी थी दोस्तों? टोटल वो थी हमारी 96,000। अब ये जो 96,000 है ना, ये बराबर किसके होगा? इस 100 के, इस 100 के बराबर होगा। तो भाई निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 96,000, 96,000 बटे में कितना आ जाएगा आपका? 100, 100। और हमारी है कितनी राशि? 121 है। अब इसकी जो राशि 121 है ना, इस पर मिलने वाली राशि का 80% हमें निकालना है। तो भाई 80% चाहो तो बाद में निकाल लो, या आप सिंपल इसको यहीं पर हम निकाल सकते हैं। तो गुणा 80/100 कर देंगे। 80% निकालना है तो 80/100 परसेंटेज है, तो बड़े बटे में आ गया 100। बस यहीं से इसको डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी गुणा कर लेंगे तो ये कितना आपका 96 गुणे 121 की गुणा 8 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16 की 6, कैरी करेगा 1, 8 एकम 8 और 1 9। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 968। और जब आप इसकी गुणा करेंगे ना, तो ये आपका जो आएगा आंसर में आपको डायरेक्टली इसकी गुणा कर लेना, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 92,928, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। वही इसकी गुणा कर लेना, इतना ही आएगा 92,928, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिएगा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए केवल 4 दिन के लिए काम करता है। शेष काम बी के द्वारा पूरा किया जाता है। यदि काम को पूरा करने का जो ठेका लिया जाता है वो 48 रुपये का है, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो कह रहा है कि ए एक काम को 24 दिन में कर रहा है, ठीक है। ए कितने दिन में कर रहा है भाई? यदि मैं आपसे बोलूँ ए कितने दिन में कर रहा है, तो आपको सर ए कर रहा है 24 दिन में। और कह रहा है कि बी जो है ना इस काम को 36 दिन में करता है। बी कितने दिन में कर रहा है भाई? बी कर रहा है 36 दिन में, ठीक है। भाई दोनों का एलसीएम ले लो, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 36 दूनी 72,
यानी कि ये कितनी बार जाएगा, 24 दूनी 48, 24 तियाँ 72 और ये हो जाएगा 36 दूनी 72। ये आ गया दोस्तों इनका टोटल वर्क। ये क्या होता है, हमारा टोटल वर्क होता है। ठीक है, अब आगे बोला है कि वे एक साथ काम करना शुरू करते। भाई देखो, ये दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया और कह रहा है कि एक केवल 4 दिन के लिए काम करता है। भाई एक की क्षमता कितनी है, यदि मैं आपसे बोलूँ कि एक की क्षमता कितनी है, तो आप कहोगे सर एक की जो क्षमता है वो है 3। भाई दोनों ने मिलकर काम किया और ए जो है ना केवल 4 दिन तक काम करता है। तो भाई ए की क्षमता है 3, ए की क्षमता कितनी है 3 और वो 4 दिन तक काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, आपको सर 3 की गुणा 4 में कर देंगे, यानी कि वो 12 काम तो कर लेगा, यानी कि 12 यूनिट काम कर लेगा। भाई भाई मेरा टोटल काम 72 था, 72 में से मेरा 12 काम हो गया, तो मेरा शेष काम अभी कितना बचा भाई, शेष काम कितना बचेगा, तो इस 72 में से ये 12 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, तो ये आ जाएगा 60। यानी कि मेरा अभी जो शेष काम है वो कितना बचा है, 60। अब वो 60 काम कौन करेगा भैया, शेष काम कह रहा है कि शेष काम तो बी के द्वारा पूरा किया जाता है, लेकिन काम करने का जो पूरा ठेका है ना वो तो 4800 का लिया है। भाई जो 4800 का ठेका ये तो काम को पूरा करने का है, और मेरा पूरा काम है कितने का भाई, आपको सिर्फ मेरा पूरा काम तो 72 का है, आप कह रहे हो 72 का, वो कह रहा नहीं, जो ठेका लिया है ना आपने वो 4800 रुपये का लिया है। तो जब 72 की वैल्यू 4800, तो एक की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये इसको काटेंगे, 24 दूनी 48, 24 तियाँ 72 और ये हो जाएगा 24 दूनी 48, तो 3 बराबर 200। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये आ जाएगा हमारा 200/3। ये आ गया दोस्तों एक का मान 200/3। हमसे पूछा है तो बी का हिस्सा कितना है, तो भाई बी का हिस्सा कितना पूछा है, हिस्सा पूछा है ना, तो भाई बी को हिस्सा निकालने के लिए भाई बी को कितना काम करना पड़ेगा, बी को तो 60 काम करना पड़ेगा। जब बी को 60 काम करना पड़ेगा तभी तो इसका हिस्सा निकल के आएगा, तो भाई बी को काम कितना करना पड़ेगा 60, इस 60 का ही 200/3 निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 60 गुणे, जब एक का मान 200/3 तो 60 का मान हो जाएगा 60 गुणे 200/3। इसको काट देंगे तो 3 दूनी 6 जीरो और इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 और 2 जीरो, यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों 4000। तो 4000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लगा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति पहले 5 महीने की औसतन औसतन 1600 रुपये प्रति माह खर्च करके तथा अगले 7 महीने का औसतन 1800 रुपये प्रति माह खर्च करके एक साल में वह 4180 रुपये बचाता है, तो उस व्यक्ति की प्रति माह औसतन आमदनी कितने रुपये होगी। भाई देखो कह रहा है कि 5 महीने का औसत वेतन, तो भाई इनका तुरंत आपको योग निकाल देना है। भाई ये एवरेज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 महीने का औसत वेतन कितना है भाई 1600, तो इसका टोटल योग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 पंचे 80 और 2 जीरो इसके पीछे, तो यानी कितना हो जाएगा आपको, सर ये हो जाएगा 8000। फिर कह रहा है कि अगले 7 महीने, भाई अगले 7 महीने का औसत वेतन कितना है भाई 1800, तो इनका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 सत्ते होता है 126, 126 2 जीरो इसके पीछे आ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12600। अब कह रहा है कि वो प्रतिमाह खर्च करके एक वर्ष में वो इतना रुपए सेव कर लेता है, कितना रुपए सेव करता है 4180। तो यहाँ से उसके हम पहले तो निकालेंगे उसकी टोटल टोटल इनकम निकालनी है। भाई हमसे क्या पूछा, उसका औसतन वेतन पूछा है ना, तो औसतन वेतन के लिए क्या होता है, संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। भाई उसने 5 महीने का औसत वेतन इतना प्राप्त किया, इतना खर्च किया, और अगले 7 महीने में इतना खर्च किया, और फिर भी उसने जो है ना कह रहा है कि 4180 रुपये ये तो बचा लिए। ये क्या है इसका, ये इसकी है सेविंग, ठीक है, यानी इसकी ये बचत हो गई। ठीक है, सेविंग कितना किया उसने 4180। भाई सबको जोड़ देंगे तो हमारी टोटल सैलरी उसकी है जो बन के आ जाएगी। ठीक है, तो जोड़ देंगे सबको तो ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 8 6 1 7 और 8 2 10 4 14 की 4 कैरी करेगा 1 और 1 और 1 2, यानी उसकी जो टोटल सैलरी है ना वो है 24,780। लेकिन ये जो 24,000 जो 780 है ये एक महीने की सैलरी ना है, ये कितने महीने की सैलरी है, ये पूरे 7 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 12, यानी कि 12 महीने की ये सैलरी आ गई हमारी इतनी। तो हमसे पूछा है कि प्रतिमाह औसतन वेतन, तो उसका जो प्रतिमाह यानी प्रति महीने की सैलरी कितनी है। भाई साल में 12 महीने होते हैं, तो भाई 12 से इसको डिवाइड कर दो, आपकी पर मंथ की सैलरी निकल के आ जाएगी। भाई काट देंगे तो 12 से कटेगा कितनी बार, 12 दूनी 24 और फिर कितना आ जाएगा 0, 12 सत्ते 84 ज़्यादा हो जाएगा, 12 छिंग 72, कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, 12 पंचे 60, तो ये आ जाएगा 2065। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति है वो प्रतिमाह कितना वेतन औसतन कमाता है, तो 2065 रुपये। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यदि कोई 9 अंकों की संख्या आपके सामने ये दी गई है, इसको 72 से विभाज्य है, तो 3x - 4y का मान क्या होगा। भाई देखो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको ये प्रैक्टिस सेट में भी कराया है। देखो संख्या हमारी कितनी है 9 अंकों की, तो 9 अंकों की संख्या हमें दी गई है 7 8 5 7 8 5 एक्स 3 6 7 8 और वाई। भाई बोला है कि इसको 72 से, तो भाई देखो 72 के भैया फैक्टर करेंगे तो 72 का फैक्टर कितना हो जाएगा भाई, आपको किस तरीके
किससे किससे कट सकता है भाई आपको सर, ये तो 8 से हो जाएगा और 9 से, यानी कि 8 निम 72। 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपका क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल तो पता ही है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो भाई 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंतिम 3 अंक भाई 8 से विभाजित होने चाहिए। तो भाई इनको अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं, भाई इनको 8 से विभाजित करके देखेंगे। यदि मैं इसको 8 से विभाजित करूँगा तो 8 से काटेंगे तो 8 नियम 72, 72 तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। अब बताओ 8 को यहाँ पर मैं y के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या रख दूँ जिससे ये 8 से विभाजित हो जाए पूरी तरीके से। तो भई आपको अगर 4 रख देंगे तो ये 8 से कट जाएगा, 8 अट्ठे 64, यानी ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से हमने y की जगह हमने क्या मान रखा, तो आपको सिर्फ y की जगह मैंने इसको यहाँ पर 4 मान रखा, तभी तो ये 8 से विभाजित होगा। यानी यहाँ से आपने y की वैल्यू क्या निकाल ली 4। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। और देखो मान हमसे पूछा किसका है, मान जो हमसे पूछा है ना, ये पूछा है 3x माइनस 4y का। यहाँ से हमने y की मान निकाली, बस x का मान और निकालना है। बस 3x माइनस वाई 4y में रख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। अब देखो x की वैल्यू कैसे निकालनी है भाई, x की वैल्यू के लिए आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देना। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं, अंकों का योग। तो भाई इनके अंकों का योग कर लो भाई, कितना हो जाएगा 7 8 7 15, 15 5 20। x को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, 23 और 6 कितना हो जाएगा 29, 29 और 7 कितना हो जाएगा 36, 36 और 8, 36 8 कितना हो जाएगा भाई 36 और 8 44, और 44 वाई का मान मैंने कितना रखा 4, तो 44 4 48 हो जाएगा। और ये x, तो ये हमारा हो जाएगा 48 प्लस का x, ठीक है भाई। भाग किससे देना है 9 से। अब आप बताओ मैं x के स्थान पर ऐसी क्या संख्या रख दूं जिसको 48 में जोड़ने पर वो ऐसी संख्या बन जाए जो कि 9 से विभाजित हो जाए। तो आप कहोगे सर यहाँ पर यदि मैं x के स्थान पर 6 रख दूँ, यदि मैं 6 रख दूँ तो कितना हो जाएगा 48 और 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपको सर, ये 54, और 54 ये 9 से विभाजित हो जाएगा, 9 छक्का 54, तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो यानी कि आपने यहाँ से क्या फाइंड किया कि भैया यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई 6, यहाँ से x की वैल्यू 6 आ गई, यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई 4। जब आपके पास दोनों वैल्यू हैं तो बस इसको उठाकर इसमें रख देना है। तो जैसे आप इसमें रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो 3 का मान कितना, 3 तो है ही, और गुणा कर देंगे x का मान कितना है 6, ठीक है। x का मान कितना हो जाएगा 6 माइनस का 4, y का मान कितना, y का मान रखा था 4, गुणा कर देंगे 4, बस कैलकुलेट कर लेंगे 6 3 18 माइनस का 4 चौको 16, 18 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। दैट्स ऑल, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस इसको केवल आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेना है, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल छपेगा ऐसा ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 5 तो भाई बोर्ड मास के नियम पर आधारित है, ठीक है। इसको मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरे पास समय कम है और मैं ज़्यादा लंबी वीडियो ना करना चाहता हूँ ताकि आप लोग इन क्वेश्चनों को आसानी से समझ सकें, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी सब लोगों ने कर लिया होगा भाई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको एक होमवर्क के तरीके से सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन तो दोस्तों बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 45 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर और 1 मीटर 20 सेंटीमीटर और 1 मीटर 35 सेंटीमीटर लंबाइयों की सटीक माप कर सकने वाले पैमाने की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। भाई कुछ नहीं करना है आपको, इन सभी का क्या कर लेना, आपको एलसीएम ले लेना है। भाई इसको ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन से कर सकते हो। भाई क्या है आपका 45 सेंटीमीटर है, और कितना आपका 75 सेंटीमीटर है, और कितना 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर। भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में जब 100 सेंटीमीटर होते हैं भाई, प्लस के 20 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये तो बन जाएगा आपका 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1 मीटर में, ये हो जाएगा आपका 135 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 135 सेंटीमीटर, बस रख दो सीधे। भाई 75, ये हो गया आपका 120 और ये हो गया आपका 135। भाई इनको ऑप्शन से रखना, तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया 15, ठीक है। भाई ये सबसे कटनी चाहिए, बस एलसीएम आ जाए तो ये भी कट जाएगा, 15 से 15 पना 45, सॉरी 15 तिया 45, 15 से ये भी कट जाएगा, 15 पना 75, 15 से ये भी कट जाएगा, 15 अट्ठे 120, और 15 से ये भी कट जाएगा, 15 निम्मा 135 कट गया ना। तो एलसीएम इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया 15, बस यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अधिकतम लंबाई वाली पूछी थी तो अधिकतम लंबाई वाला 15 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा था। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1300 रुपये है, ठीक है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1300 रुपये है। यदि एक संख्या का 8% दूसरी का 10% है तो दोनों संख्याओं का योग कितना है। भाई देखो एक संख्या कोई भी मान लो ए, भाई मैंने मान लिया कि वो संख्या ए है, ठीक है। वो संख्या मैंने क्या मान ली ए है, और ए का 8%, तो 8% यानी कि ए का 8/100, और दूसरी संख्या का 10% है, तो दूसरी संख्या आपने मान ली बी, और बी का 10% है, तो भाई बी का हो जाएगा 10/100। भाई देखो यहाँ से ये देखो 100 से 100 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से निकाल लेंगे हम ए बाई बी, ए बटे बी का मान निकाल लेंगे, तो ए का मान इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10, और बटे में ये कितना हो जाएगा बी का मान इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8। तो ये तो कट जाएगा भाई, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, तो ये आ गया हमारा 5/4।
5/4। हमसे क्या पूछा, इनके बीच का अंतर। भाई आप बताओ इनके बीच का अंतर कितने का है। यदि मैं आपसे बोलूँ कि आप बताइए इनके बीच का अंतर कितना है, तो ये 5 और 4 के बीच का अंतर जो है वो आया 1 का। इनके बीच का अंतर 1 का। आप कह रहे हो कि इनके बीच का अंतर 1 का है, वो कह रहा है नहीं अंतर जो है ना वो 1300 का है। आपके हिसाब से अंतर कितने का है, 1 का है। आपके हिसाब से अंतर 1 का है, उसके हिसाब से कितने का है, 1300 का। यानी 1 का मान कितना दिया गया, 1300। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा इसका योग। तो भैया इन दोनों का योग कर दो। योग कितना हो जाएगा भाई, दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। जब 1 का मान 1300 तो 9 का मान कितना हो जाएगा, तो 9 गुणे 1300 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 नम्मा 117 और 2 जीरो आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11,700। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो भैया मैं कितनी बार आपको बता भी चुका हूँ और बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें मैंने इसके फॉर्मूले भी आपको बता रखे हैं। भाई हमसे क्या पूछा, चतुर्थानुपाती। भैया मध्यानुपाती का फॉर्मूला आपको मैंने बताया है, मध्यानुपाती का भी फॉर्मूला बताया है, तृतीयानुपाती का भी बताया है और चतुर्थानुपाती का। ठीक है, सारे फॉर्मूले देखो, आप चाहो तो इनको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, है ना। और फॉर्मूले से करोगे ना तो सबसे आसान तरीका है भाई, सबसे आसान तरीका है फॉर्मूले से करना। तो दोस्तों इसके मैं आपको सारे फार्मूले भी बता देता हूँ। इसका जो फार्मूला होता है, देखो मध्यानुपाती का यदि मैं फार्मूले की बात करता हूँ तो मध्यानुपाती का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका √AB। यदि आपसे पूछता है कि तृतीयानुपाती क्या है, तो तृतीयानुपाती का फार्मूला होता है B²/A। चतुर्थानुपाती पूछे तो आपको बता देना BC/A। तो हमसे क्या पूछा, चतुर्थानुपाती, बस BC/A लगा देना है। तो भैया इसको मान लो A, ये हो गया आपका B और ये हो गया C। तो बस रख दो भैया BC/A। B का मान कितना है आपका 23 गुणे C का मान कितना है आपका 38 और बटे में कितना आ जाएगा ए का मान कितना है 19। बस सॉल्व कर दो, 19 से काटेंगे 19 दूनी 38 और 23 दूनी कितना हो जाएगा 46। लो हो गया भैया आंसर। बिल्कुल सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। जब भी आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपको ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से रट लेने भाई, ठीक है। मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, कब एग्जाम में कौन सा अनुपात पूछ दे कोई पता नहीं, बस इनको आप अच्छे से समझ लो, बहुत ही आसान है, सबने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंखा 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पंखे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 50 रुपये कम हो जाते हैं तो लाभ 5% अधिक हो जाता है, तो पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य कितना है। भाई देखो पंखे का यदि आपको जब भी आपसे पूछा कहे कि इसका क्रय मूल्य कितना है और आपसे कह रहे हैं कि वो इतने परसेंट के लाभ पर बेचा गया, तो भाई मान लो कि भाई पंखे का जो है 100 रुपये में खरीदा होगा और उसने 20% के लाभ पर बेचा है। तो भाई कितने में बेचा होगा, तो आपको सर उसने जो बेचा होगा ना उससे 120 में बेचा होगा। उसने कितने में बेचा होगा भाई, 120 में ही तो बेचा होगा, तभी तो उसको यहाँ से यहाँ पर 20% का लाभ होगा। भाई आपने कोई चीज़ 100% में खरीदी, 120% पे बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। वो कह रहा है उसने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में। भाई ये तो हमारा था क्या, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, और ये था हमारा SP यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों पर जो है ना उसने 50 रुपये कम हो जाते हैं दोनों पर। तो भैया 50 रुपये इस पर भी कम हो गए, ठीक है, और 50 रुपये आपके इस पर भी कम हो गए। अब भाई आप बताओ, जब इन पर दोनों पे 50-50 रुपये कम हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 100 में से 50 कम हो गए तो आपका बोलोगे सर ये 50 बचेगा। 120 में से 50 माइनस हो गए तो आपको सर ये बचेगा हमारा 70। कितना बचेगा, 70। भाई कोई चीज़ आपने 50 में खरीदी, 70 में बेची, बोलो कितने का लाभ हुआ भाई, कितने का लाभ हुआ आपको, सिर्फ 20 का। और भाई आपको पता है कि जो लाभ होता है या हानि हमेशा CP पर होता है, तो CP कितना अभी 50 है, यानी कि 50 पर लाभ हुआ है 20 का। तो ये हो जाएगा 20/50 गुणा कर देंगे 100 का। तो भाई 20 से इसको करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 0 0, 5 दूनी 10 और 20 दूनी कितना हो जाएगा 40%। यानी यहाँ पर इसको लाभ कितने का हो, तो आपको सर यहाँ पर लाभ हुआ है 40% का। अब देखो यहाँ पर लाभ हुआ है 40% का, यहाँ पर लाभ हुआ है 20% का, यहाँ पर लाभ है 20% का, यहाँ पर लाभ हुआ है 40% का। और ये जो 40% का लाभ हुआ है ना, ये क्यों होगा, क्योंकि अब 50 रुपये यहाँ पर उसने ज़्यादा लिए, यहाँ पर ज़्यादा लिए, लेकिन वहाँ पर 20% का क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर उसने 50 रुपये कम लिए थे। यदि यहाँ पर वो 50 रुपये ज़्यादा लिया होता तो कितना होता है 40%, ठीक है। यानी कि जो 20% है ना, ये 20%, ये जो 20% है ये बराबर किसके आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 50 के बराबर, क्योंकि 50 रुपये मैंने कम लिए थे। तो हमसे पूछा वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य, तो भाई क्रय मूल्य मैंने कितना माना था 100। जब भाई 20% की वैल्यू 50 है तो 100% की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा आपका 50 और ये हो जाएगा गुणे 100 और बटे में आ जाएगा 20। 20 से कटेगा 20 पंचे 100, 50 के पंचे कितना हो जाएगा 250। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा सा ब्लर हो गया, ठीक है। मैं क्वेश्चन को बोल दे रहा हूँ, आप सुन लेना। कह रहा है क्वेश्चन में बोला है कि 16 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 2.52 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या है। भाई आप सभी जानते हो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर होता है हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में कितना होता है 100।
ये फार्मूला तो भाई सबको पता होगा, सबको पता होगा। बस इसी फार्मूले का इसमें खेल है पूरा का पूरा। भाई देखो क्या बोला है, 16 रुपये की धनराशि, ब्याज कितने का मिल रहा है, देखो ब्याज मिल रहा है, बोला है साफ साफ कह रहा है कि साधारण ब्याज 2.52 रुपये है। भाई यहाँ पर सीधा साधारण ब्याज लिख देना है 2.52 बराबर मूलधन कितना है 16 रुपये, उसने धनराशि है, कितने दर की दर तो पूछी तो दर को मान लिया आर, गुण है समय कितना है 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 3 माह, समझ रहे हैं ना। तो 2 वर्ष 3 माह कितना हो जाएगा भाई, 2 वर्ष 3 माह, तो भाई 2 वर्ष 3 माह, तो 3 महीने को भैया वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो ये आ जाएगा 1/4 और 2 वर्ष तो है ही, तो यानी कि ये कितना हो गया 2 सही 1/4। तो 2 सही 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 दूनी 8 1 9/4, कितना लिख सकता हूँ, तो ये आ गया 9/4 वर्ष। इसको मैंने किस में चेंज कर लिया भाई, वर्ष में चेंज कर लिया है। बात समझ में आ गई, ये 9/4 कैसे आया भाई, 2 वर्ष 3 महीने था तो महीने को मैंने साल बनाया, 3/12 से भाग किया तो ये आ गया 1/4, और 2 वर्ष तो थे ही तो ये हो गए 2 सही 1/4, इनका योग किया तो कितना हो गया 4 दूनी 8 1 9/4, तो 9/4 महीने, तो ये हो जाएगा 9 और बटे में इसके क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और गुणा तो 100 से इसमें करनी ही है तो ये हो जाएगा गुणा 100। अब भाई देखो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, तो आपको सर यहाँ पे एक दशमलव है, ये दशमलव हटेगा तो ये 2 जीरो आपकी कट जाएंगी क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है, ठीक है। अब इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 से ये कट जाएगा, 4 छिंग 24 और 4 तियाँ 12, 9 से कटेगा 7 बार, 9 सत्ते 63, यानी कि आर की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी निकल के आ जाएगी 7%। दैट्स ऑल, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी के पास है 7% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स की एक धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का रेशियो 3:5 और बी और सी के रेशियो का अनुपात 4:7 है। तो ए और सी के हिस्सों के बीच का जो अंतर है वो 2001 है और एक्स का मान ज्ञात कीजिए। भाई देखो यहाँ पर भाई आपको सबसे पहले ए बी सी की एक्चुअल वैल्यू आपको निकालनी है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो ए अनुपात बी का हिस्सा कितना दिया गया आपको, सर ये हमें दिया गया 3:5, ठीक है, और बी और सी का अनुपात कितना दिया गया है, ये दिया गया 4:7। भाई अनुपात को मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराया है। अनुपात कैसे निकालते भाई, इसके पास की संख्या यहाँ पर लिख देंगे तो आपको सर यहाँ पे आ जाएगा 5, और इसके पास की संख्या यहाँ पर लिख देते ये आ जाएगा 4, सबकी गुणा कर देंगे तो ए बी सी तीनों का मान आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 चौको 12 अनुपात 5 चौको 20 और 5 सत्ते 35। ये जो 20 12 20 35 अनुपात आया है, ये ए और बी और सी इन तीनों का जो दोस्तों है अनुपात निकल के आ गया। हमसे आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और सी के हिस्सों का अनुपात। भाई देखो ए का हिस्सा है 12 और सी का हिस्सा है 35, तो इनके दोनों के बीच का जो अंतर है ना वो 2001 दे रखा है ए और सी का। आपके हिसाब से अंतर कितने का है भाई, आप बताओ। इससे माइनस कर देंगे तो 5 में से 2 जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2। आपके हिसाब से अंतर 23 का, वो कह रहा नहीं, जो अंतर है ना वो है आपका 2001 का। अंतर जो है ना वो कितने का है, 2001 का है। तो कह रहा है एक्स का मान कितना है, तो एक्स बराबर एक्स का मान पूछा है ना, तो एक्स का मान हमारा क्या है, जिसमें आपकी ये तीनों लोग आ जाते हैं क्योंकि एक्स की एक धनराशि है और वो ए बी सी में बटी है, तो भाई इनको टोटल जोड़ देंगे तो इनका टोटल योग कितना हो जाएगा, वो हमारे इसके बराबर निकाला जाएगा। तो यहाँ से हम एक की वैल्यू जब निकालेंगे तो एक की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2001 और बटे में आ जाएगा आपका 23। तो हमसे पूछिए एक्स का मान, तो एक्स का मान तो पूरा योग हो जाएगा, तो जोड़ देंगे तो 12 और 20 हो जाएगा 32, 32 और 35, तो 32 और 35 आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल 67। ये कितना हो जाएगा 67, तो बस इसमें हम इसका मान को रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 67, 67 गुणे, और ये जब एक का मान 2001/23 है तो 67 का मान निकाल लेंगे, तो 67 का मान गुणा कर देंगे 2001/23, तो भाई इसको भाग देंगे। ठीक, अब क्या करना है, अब आपको सीधे सीधे भाग देना है। अब इसमें आपको थोड़ी छोटी सी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। देखो 23 को भाग दो, 23 का भाग देंगे 200 में, तो 23 अट्ठे, तो 23 अट्ठे होता है आपका 184, 23 अट्ठे कितना होता है आपका 184 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा 200 माइनस 184 16, तो ये हो जाएगा 161। कितना हो जाएगा दोस्तों आपको, सर ये हो जाएगा हमारा 161, यहाँ पर हमारा शेष बचेगा, ठीक है। तो अब ये कितनी बार जाएगा, तो अभी ये कितनी बार जाएगा, तो ये अब आपका चला जाएगा जाके 23 सत्ते, 23 सत्ते कितना होता है, तो 23 सत्ते होता है 161, तो यानी कि 7 बार कट जाएगा, तो 87 बार गया, बस 87 की गुणा 67 में कर देंगे तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको, सर ये हो जाएगा 67 गुणे 87। भाई कर दो, कितना हो जाएगा भाई, 7 सत्ते 49,
7 सत्ते 49, तो 67 गुणे 87। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, आपको मैं बता देता हूँ, 5829 आएगा। ठीक है, इसकी आप लोग गुणा कर लें तो यही आंसर आएगा 5829। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा आगे चलते हैं, अपने अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो पाइप एस और यू, एस तथा यू एक टंकी को क्रमशः 24 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं। भाई देखो एक टंकी है, एक पाइप है आपका एस। ठीक है, एक पाइप एस है, इसे जो है कि वो 24 घंटे में भरता है। और दूसरा पाइप है इसका यू, यू पाइप जो है ना, इसे वो 30 घंटे में भरता है। भाई दोनों का एलसीएम ले लो, तो 30 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 120। ये आ गया 120, तो ये हो जाएगा 24 पंचे 120, और ये हो जाएगा हमारा 30 चौको 120। और ये जो बीच में जो हमारा जो एलसीएम होता है ना, ये होता है हमारा टोटल वर्क। ठीक है, अब पढ़िए क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, भाई दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए, तो पाइप यू को कितने समय बाद बंद कर दिया गया ताकि टंकी 16 घंटे में भर जाए। भाई सबसे पहले देखो भाई बंद किसे किया गया, तो आपको सर सब बंद तो यू को किया गया, यानी कि यू को क्या कर दिया गया भाई, बंद कर दिया गया है। तो अब भर कौन रहा है पाइप, तो पाइप अब एस जो है ना वो अकेला चल रहा है। तो एस की क्षमता यानी कि एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। जब एस की एफिशिएंसी 5 है, यानी कि भाई ताकि टंकी 16 घंटे में भर जाती है। भाई जब हमने यू को बंद किया तो उसके ठीक 16 घंटे बाद टंकी भर गई। तो वो टंकी 16 घंटे बाद जो भरी है ना, तो भाई 16 घंटे में भर गई है ना, तो वो उसे भरा किसने, तो वो तो एस ने भरा है। तो एस की क्षमता कितनी है, तो आप कहोगे सर वो जो टंकी भरी है तो वो तो एस ने भरी है, लेकिन एस की क्षमता तो 5 है। और भैया कितने घंटे में भर गई, 16, तो 16 घंटे में उसकी टंकी जो है कितनी भर गई होगी, तो 16 पंचे 80, यानी कि भैया 120 लीटर की टंकी जो थी उसमें से 80 लीटर जो है ना वो तो एस ने भर दिया। लेकिन अभी भी हमारी जो टंकी है वो शेष खाली है। तो यदि मैं आपसे बोलूँ शेष मेरी टंकी अभी भी कितनी खाली है, तो भाई एस 120 थी, 120 में से 80 तो भर गई है, तो अभी शेष कितना है भाई, माइनस कर देंगे तो आपको सर शेष जो है ना अभी भी 40 लीटर खाली है। अब ये कौन भरेगा, अब तो भैया यू भरेगा। अब तो भैया यू भरेगा, और यू की क्षमता है कितनी, 4 है। तो भैया यू की क्षमता 4, तो कितने घंटे में भर देगा, 4 दाम 40, यानी कि भैया कितने घंटे में भर जाएगी, या हम बोल सकते हैं कि कितने समय घंटे बाद बंद कर दिया गया। तो आपको सर 10 घंटे बाद जो है ना इसमें से यू को बंद कर दिया गया था। बात समझ में आ गई। तो हमसे पूछा था कि यू को कितने घंटे बाद बंद किया गया, तो यू को 10 घंटे बाद बंद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की क्या होगी, वृद्धि हो गई, और दूसरे साल में उसकी जनसंख्या 12% की कमी हो गई है, यानी कम हो गई। ठीक है, कम हो जाती है। और कह रहा है कि तो दूसरे साल के अंत में गांव की जो जनसंख्या वो 14,520 थी, तो पहले वर्ष के आरंभ में उस गांव में जनसंख्या कितनी थी। भाई देखो पहले साल क्या हो गया भाई, 10% की वृद्धि होगी। तो भाई सबसे पहले हम उनकी फ्रैक्शन लिखेंगे, तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, आपको सर 1/10 होती है, 1/10 होती है। और कह रहा है कि दूसरे साल जो है ना 12% की कमी, अब एक कमी होगी तो माइनस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 12% की कमी। तो 12% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आपको सर ये हो जाएगा आपका 12 बटे में कितना हो जाएगा आपका 100, 4 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 4 दूनी 8 4 पंचे 20, तो 3/25। ये क्या होगी दोस्तों, कमी होगी। ठीक, तो कमी के लिए इसमें लगा देते हैं माइनस। ठीक है, नहीं तो आपको सर माइनस क्यों लगा दे, भाई कमी हो रही है। ठीक है, अब आप बताओ पहले साल क्या होगी, वृद्धि, तो 10 में 1 की वृद्धि होगी, तो 10 से 1 की वृद्धि कितनी हो जाएगी, आपको सर 11। भाई पहली साल था 10, 10 से कितना हो गया भाई आपका 11 हो गया। लेकिन दूसरी साल क्या हुई, पहले 25 था, 25 में 3 की कमी हो गई, तो भाई पहले था 25 लेकिन 3 की कमी होगी, तो अब कितना हो जाएगा भाई, तो 3 माइनस कर देंगे तो आपको सर ये हो जाएगा हमारा 22। क्या हो जाएगा 22, बस इनका टोटल योग निकाल देंगे। 25 दामन होता है आपका 250, और ये हो जाएगा 11 दूनी 22 की 2, और 11 दूनी 22 2 हो जाएगा 24, यानी कि 242। हमसे बोल रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में, तो ये तो हो गया हमारा पहला वर्ष, ये हो गया दूसरा वर्ष, ये तो हो गया हमारा पहला वर्ष और ये था हमारा दूसरा वर्ष। तो भैया दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या कितनी होगी, 14,520। आप बताओ गांव की संख्या दूसरे वर्ष कितनी है, आपके हिसाब से तो 242 है। वो कह रहा नहीं 14,520, यानी 242 की वैल्यू दी गई, वो कितनी दी गई 14,520। तो इसको काटेंगे तो 242 ये कट जाएगा किससे, तो ये कट जाएगा 6 से, तो 6 ये की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपको सर एक का मान आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 को 4 से 25, 6 दूनी 12 तो 14 बीस 6 और एक जीरो यानी कि 60, तो एक का मान आ गया 60। जब एक का मान 60 है तो हमसे पूछा था कि पहले वर्ष, तो भाई पहले वर्ष ये तो हो गया पहले वर्ष और ये हो गया दूसरा वर्ष। तो पहले वर्ष संख्या कितनी थी 250, जब एक का मान 60 है तो 250 का मान क्या होगा भाई 60 से इसकी गुणा कर देंगे, तो 25 छिक्का हो जाएगा आपका 150 और 2 जीरो इसके पीछे आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 15,000। यही इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 15,000। क्लियर, बहुत आसान था क्वेश्चन। चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14।
अगला क्वेश्चन है कि एक टेलीविजन के अंकित मूल्य पर 12%, 18% और 24% की क्रमिक छूट के लिए, देखो क्रमिक छूट और समतुल्य छूट, भाई इसके लिए मैंने फॉर्मूला भी बताया है। भाई इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेना, भाई इसका मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ भाई, ठीक है। देखो क्लास पैसे भी ऑलरेडी लंबी हो चुकी, मैं सोचता था कि ज़्यादा लंबी ना हो, मैं 20 से 25 मिनट में सभी क्वेश्चनों को करना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा समझाने में समय लग जाता है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि भाई क्लास ज़्यादा लंबी हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल से समतुल्य बट्टा का एक फॉर्मूला बता देता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। इस फॉर्मूले को रखने से आपका देखो आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। भाई देखो पहले कह रहा था अंकित मूल्य पर 12% की छूट है, ठीक है, 12% की छूट है। फिर इसके बाद 12 से कितना हो गया भाई, 18% की छूट हो गई। लेकिन और इसके बाद कौन सी एक छूट है, एक छूट है हमारी 24% की छूट है। बस आपको इसको सीधे फॉर्मूला लगाना है भाई, समझ रहे हैं ना। भाई सबसे पहले आपको उनको 12 और 18 का निकाल लेना, तो 12 और 18 का कितना, यानी 12 प्लस 18 प्लस का 12 गुणा 18 बटे में कर देना 100, ठीक है। छूट दे रहा है तो छूट देने के लिए क्या कर देंगे, माइनस लगा देना है। छूट दे रहा है तो इस यहाँ पर क्या कर देना, आपको माइनस कर देना जब छूट दे रहा है, ठीक है। जब इसका जो भी मान आएगा तो उसको इस 24 का निकाल देंगे, ठीक है। इसको उसी को इस 12 18 का जो भी मान आएगा ना, उसको इस 24 से निकाल देंगे, ठीक है। उस 24 से निकालने के बाद आपका 2 दशमलव स्थानों तक सही अंक बताया, तो लगभग में आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। लगभग 44 पॉइंट करके कुछ ऐसा ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लेना ना भाई, इसको आप लोग कर लेना, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक गोले के परिवर्तनीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि पाई का मान आपको दिया गया 22/7। भाई देखो आधार व्यास वाले एक गोले के, भाई यहाँ पर देखो एक कोई सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ना एक कोई सर्कल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक कोई सर्कल है, ठीक है। और ये सर्कल है, और इस सर्कल आधार व्यास वाले एक गोले के परवृत्तीय बेलन, अच्छा गोले के परवृत्तीय बेलन बोला है ना, तो सबसे पहले यहाँ से एक बेलन ले लो, कोई भी एक बेलन ले ले। जैसे मैंने सपोज एक मैंने कोई एक बेलन ले लिया, और इस बेलन के क्या हो रहा है, एक परिवर्तीय गोला, यानी इस बेलन में क्या है, एक परिवर्तीय गोला लगा देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। समझ जाना आप लोग, ठीक है। ये क्या है, गोला है कोई, और ये गोला जो है ना ये नीचे तक है, हो जाएगा आपका इस प्रकार से। यहाँ पर वही बनाने में थोड़ी सी चित्र में प्रॉब्लम हो सकती है, इसको मैं चलो हाथ से ही बना देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर एक कोई गोला है, ये जैसे मान लिया कि आपका ये बेलन हो गया, ठीक है। ये आपका बेलन हो गया, और इसके एक परिवर्तनीय गोला है इस प्रकार से। मैं चित्र बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग बात से समझ जाइएगा, ठीक है। कह रहा है कि गोले के परिवर्ती बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। आधार इसका कितना 28 सेंटीमीटर है, 28 व्यास, आधार व्यास कितना 28 सेंटीमीटर है। आप सभी जानते हैं कि आधार जो व्यास होता है ना, व्यास त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो ये 28 है, तो त्रिज्या आर कितना हो जाएगा आपको, सर आर बराबर 14 हो जाएगा। और आधार व्यास यानी कि ऊंचाई एच बराबर कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। तो हमसे पूछा है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो भाई पाई का मान हमें कितना रखना है, 22/7 इंटू आर का मान दे रखा है, तो ये हो जाएगा 14 × 14 इंटू एच का मान कितना दे रखा है 28। बस कैलकुलेट कर लो, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 22 दूनी हो जाएगा 44, 44 गुणे 14 गुणे कितना हो जाएगा 28। भाई 44 गुणा 14 करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 616, और गुणा कर देंगे 28 से। भाई ये हो जाएगा 8×6 = 48। इकाई अंक देखो भाई, इकाई अंक 8 किसके पास है, एक ही ऑप्शन है 17,248। क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूनिट डिजिट से आंसर आ गया 17,248। क्लियर। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 30 सेकंड और 230 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड। भाई देखो इस पर यहाँ पे आपको जो एक रेलगाड़ी है ना, वो 320 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। आप सभी जानते हो कि रेलगाड़ी जब किसी भी खंबे या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर पार करती है ना। तो वही ट्रेन की लंबाई मैंने देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो देखो मैंने ट्रेन की लंबाई मान ली टी है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है भाई, आपको पूछा 320 मीटर है, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी होगी 320, समय कितना ले रही है 30 सेकंड का समय ले रहा है, ठीक है। और देखो रेलगाड़ी तो एक ही है, समान चाल से, तो ट्रेन है तो ये हो जाएगी बराबर, बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि ट्रेन एक रेलगाड़ी है, वो 320 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही, 230 मीटर लंबी, तो ट्रेन की लंबाई तो समान होगी, रेलगाड़ी की लंबाई कैसे होगी, बराबर होगी, तो बराबर लगा दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि जो रेलगाड़ी है ना, अब कह रहा है कि 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ना पार करने में वो 25 सेकंड का समय लेती है। बस इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसकी गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा कैंची गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 25t, और ये हो जाएगा गुणा में कितना हो जाएगा भाई, 25 की गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25t, और 25 जीरो जीरो हो जाएगा, तो 25 जीरो जीरो, 25 दूनी 50 की, जीरो कैरी करेगा 5, 25 3 75, और 75 5 कितना हो जाएगा 80।
ये हो जाएगा 8000 बराबर, ये हो जाएगा आपका 30t प्लस, और ये हो जाएगा 23 दूनी 40, 23 69 और 2 जीरो यानी कि 6900। भाई ये 25t इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5t, और ये 8000 इधर आपका प्लस का है, और 6900 इधर प्लस के इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6900। तो 5t बराबर कितना हो जाएगा भाई, इससे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1100। ये 5t है तो यहाँ से t का मान निकाल लेंगे, t क्या होगी भाई, ट्रेन की लंबाई, तो ये हो जाएगा आपका 1100, और बटे में कितना आ जाएगा 5, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, फिर एक बचेगा 5 दूनी 10, और ये आ जाएगा 0 यानी कि 220। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, आपको सर ट्रेन की लंबाई 220 मीटर निकल के आ जाएगी। क्लियर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 किलोमीटर की यात्रा के दौरान एक चालक पहले जो है, देखो टोटल यात्रा कितनी है 100 किलोमीटर की, जिसमें से पहले 50 किलोमीटर 50 की स्पीड से, अगला 25 किलोमीटर 50 की स्पीड से, और इसके बाद जो शेष 25 किलोमीटर वो 25 की स्पीड से गाड़ी चलाता है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल, भाई देखो टोटल उसको ये दूरी जो चलनी है ना, पहले तो उसको टोटल दूरी चलनी है 100 किलोमीटर, तो उसमें से उसने क्या किया, वो सबसे पहले 50 किलोमीटर गया, और जो 50 किलोमीटर चल रहा है ना, वो कितनी चाल से जा रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, 50 किलोमीटर, तो उसको समय कितना लगेगा, 1 घंटा। इसके बाद कह रहा है कि इसके बाद वो अगला 25 किलोमीटर, अगला जो 25 किलोमीटर जाता है ना, वो 50 की चाल से जाता है, तो दूरी बटे चाल, तो ये कितनी से जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यानी कि उसको कितना समय लगेगा, आपको सर उसको 1/2 घंटे का समय लगेगा। यहाँ पर 1 घंटे का समय लगा, यहाँ पर 1/2 घंटे का। इसके बाद कह रहा है कि शेष, अब शेष दूरी कितनी बचेगी इसकी, 25 किलोमीटर, और वो जा रहा है 25 की स्पीड से, तो 25 की स्पीड से जाएगा तो कितने घंटे लगेगा, यहाँ पर भी उसको 1 घंटे का समय लगेगा। यहाँ पर कितना समय लगा उसको, 1 घंटा। बात समझ में आ गई। तो कह रहा है कि यहाँ से उसकी औसत चाल, तो औसत चाल यानी कि हमसे इसकी एवरेज स्पीड पूछी है, एवरेज स्पीड। तो औसत चाल का फॉर्मूला संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या, तो टोटल दूरी है कितनी, तो टोटल दूरी जो थी उसकी कितनी थी, 100 किलोमीटर। टोटल समय, तो समय को जोड़ देंगे, 1 घंटा ये 1 घंटा ये, और आधा घंटा यहाँ पर, तो एक और एक, और ये आधा, तो एक और एक आधा कितना होता है, तो आपको सर ये होता है हमारा 2-2.5 घंटे, यानी कि उसको कुल समय जो लगा है वो कितना लगा है, ये आ गया हमारा कुल समय। ठीक है, ये बात तो समझ रहे हो ना, ये हमारा कुल टाइम है। ठीक है, कुल टाइम, तो भाई समय कितना लगा है, कुल टाइम लगा उसको 2.5 घंटा। तो बस पॉइंट हटेगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, 25 से काट देंगे, 25 चौको 100, एक जीरो, यानी कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी एवरेज चाल निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुने से 4 मीटर कम है, और यदि इसका परिमाप 28 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बस। ठीक है भाई, देखो आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुने से, लंबाई यानी कि एल, लंबाई जो है ना, लंबाई और इसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है। 3 गुने से कितना कम है भाई, हमसे देखो बोला है कि 3 गुने से 4 मीटर कम है, 3 गुने से 4 मीटर कम है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं इसकी लंबाई एल, और ये होगी इसकी चौड़ाई। भाई देखो चौड़ाई हमें नहीं पता इसकी कितनी है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है, तो चौड़ाई को मान लिया एक्स, और ये 3 गुने से 4 मीटर कम है, तो यानी कि इसका बी कितना एक्स है, तो ये हो जाएगा 3x-4। भाई 3 गुने से 4 कम है ना, तो 3x-4, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये कम है, तो ये हो जाएगा 3x-4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई रख देंगे भाई। देखो इसका परिमाप कितना है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो आयत का परिमाप हमें कितना दे रखा है, 28 मीटर। तो 2l प्लस बी का मान कितना दे रखा है, 28, तो यहाँ से काटेंगे तो ये आ जाएगा 14 दूनी 28, यानी कि एल प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, एल प्लस बी बराबर हमारे, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी आ गई हमारी, 14। ठीक है, ये आ गया हमारा 14। लेकिन ये जो 14 मान आया ना, अब इस मान को कहाँ पर रखना है, इस पर रख देना है। तो ये जो मान 14 आया, ये इसी का मान आया किसका, 3x-4 का। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, तो ये एल प्लस बी बराबर आ गया 14, तो ये हम कह सकते हैं कि ये हो गया हमारा 3x-4 और प्लस का एक्स। एल का मान कितना है, 3x-4 है। आप चाहो तो ऐसे रख लो, ऐसे रख लो भाई, सिंपल सा। एल प्लस बी बराबर कितना आ गया हमारा, 14। एल का मान आपको दिया गया 3x-4, बी का मान आपको दिया गया एक्स। अब ये इसी के बराबर में हो जाएगा, तो एल का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3x-4, प्लस का चिन्ह प्लस लगा देंगे, बी का मान कितना, एक्स बराबर कितना है, 14। उम्मीद करता हूँ अब बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 3x, ये आपका x, तो 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है, 4x बराबर, ये 4 माइनस का इधर जाएगा, माइनस में चला आ जाएगा 14 इधर आपका,
14 में से 4 जाएगा, सॉरी ये माइनस का 4 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 14 4 कितना हो जाएगा 18। तो 4x बराबर 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा 18 बटे में कितना आ जाएगा 4। 4 से काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 9 18 और 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 9/2। ये जो 9/2 आया है ना, ये किसका मान आया है, तो ये मान आया हमारा x का। ये मान किसका आया, ये मान x का आया है। तो बस अब यहाँ पर आप निकाल सकते हो x का मान, यहाँ से मैंने कितना निकाला 9/2। अब ये 9/2 जो x का मान मैंने रखा है, अब इस मान को आपको यहाँ पर भी रख देना है इसकी जगह। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 9/2। ये क्या हो जाएगा 3 गुणे 9/2। यहाँ पर भी देखो मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ ये कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 9/2 माइनस का 4। तो ये हो जाएगा 9 3 27/2 माइनस 4। तो ये हो जाएगा आपका 27/2 माइनस का 4। तो 4 दूनी 8 और 8 में से 27 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 19 और बटे में आ जाएगा 2। तो ये आ गया हमारा फाइनली 19/2। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पर लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एल का मान कितना आ गया 19/2, 19/2 गुणे चौड़ाई बी का मान कितना आ गया 9/2, 9/2। तो कर लेंगे तो 19 निम्मा कितना हो जाएगा, 19 निम्मा 171 और 2 दूनी 4। तो ये आ जाएगा 171/4। 4 से काट देंगे कितनी बार कटेगा, 4 चौको 16, एक बचेगा 11 हो जाएगा, 4 दूनी 8। कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8 पॉइंट, 4 दूनी 4 चौको 16, 11 4 दूनी 8, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28। तो ये आ जाएगा 42.75 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई, आपको सर ये आ जाएगा 42.75। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन क्वेश्चन ठीक था, अच्छे लेवल का था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना भाई इसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक टीवी का वास्तविक मूल्य जो है ना वो 9,000 रुपये है। कितना है 9,000 रुपये है और इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है और फिर इससे 10% बढ़ा दिया जाता है। भाई देखो पहले कोई जो टीवी सेट का जो वास्तविक मूल्य था वो कितना था, टीवी सेट का जो वास्तविक मूल्य था वो कितना था भाई 9,000 रुपये। और 9,000 पर कह रहा है कि 20% की छूट दे दी गई। तो कितना दिया होगा भाई, आपको सर 80 में दिया होगा, तो ये हो जाएगा 80/100। 80/100 कर देंगे, ठीक है। और चाहो तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर लूँ, ये हो जाएगा 80/100। इसके बाद कह रहा है कि फिर से 10% बढ़ा दिया गया, तो 10% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा 110/100। तो कह रहा है इसका नया मूल्य क्या होगा, बस कैलकुलेट कर लेंगे भाई। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 और इसको काटेंगे यहाँ से 1 2, 1 से ये ख़त्म और 1 2 3 से ये ख़त्म, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 9 72 और गुणा कितना हो जाएगा 110। इसकी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 0 0, 11 दूनी 22 की 2, कैरी करेगा 2, 11 सत्ते 77, 77 और 2 79। तो ये आ जाएगा 7920। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो व्यक्ति एक की ओर, ये देखो इस क्वेश्चन में एक की ओर नहीं होगा, एक ही ओर होगा। अब जो भी है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं और उनके बीच की दूरी 41 किलोमीटर की दूरी है। तो वे एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे। भाई देखो एक दूसरे से मिलने का मतलब जानते हो क्या है, एक दूसरे से मिलने के कितने समय मिनट बाद मिलेंगे। भाई देखो ये मिलने का समय मतलब जानते हो, जब यहाँ पर बात कर रहा है मिलने की, तो इसका मतलब है एक दोस्त इसका इस तरफ से आ जा रहा होगा और दूसरा उसकी इस तरफ से आ रहा होगा, है ना। यानी कि दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ये इधर से आ रहा है वो उधर से आ रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि इनके जो बीच की दूरी है ना वो कितनी है 41 किलोमीटर की दूरी है। और जो एक व्यक्ति है ये जा रहा है आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरा व्यक्ति उधर से आ रहा है 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। आप सभी जानते हो कि विपरीत दिशा में जो चालें होती हैं ना वो जुड़ जाती हैं। विपरीत दिशा में क्या होती हैं, चालें जुड़ जाती हैं। तो इसकी चाल है 40, इसकी चाल है 42, तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और चाल बराबर आपको तो पता ही है कि चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। ये तो आप सभी को पता है, बचपन से आप लोग पढ़ के आए हैं। तो भाई ये चाल हमें बतानी है, समय क्या बताना, समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो आपको पता ही है, दूरी है हमारी 41 किलोमीटर की, चाल तो चाल तो भैया इन दोनों की जुड़ जाएगी। तो 40 और 42 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 82। काट देंगे तो ये हो जाएगा 41 एकम 41, 41 दूनी 82 यानी कि 1/2। ये 1/2 है या हमारा आया घंटे,
यानी कि 1/2 घंटे में मिलेंगे। लेकिन आंसर हमारा मिनट में बताया तो इसको मिनट में चेंज कर लेंगे। तो मिनट में कैसे चेंज करेंगे? इसको 60 से गुणा कर देंगे तो 1/2 गुणा 60 कर देंगे, तो 2 से काट देंगे तो 30 बार कट जाएगा। तो ये आ गया हमारा 30 मिनट में ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, हमारा तो 30 मिनट में ये आंसर है, तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो 30 मिनट बाद आपस में मिल जाएंगे। क्लियर? तो दोस्तों ये थे हमारे 26 जनवरी के 20 क्वेश्चन जो कि वीकली मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में आए थे, और इसको मैंने अपने हिसाब से किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा तो कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं सब लोगों को नेक्स्ट क्लास में। और भाई आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो भाई हम आप लोगों के लिए ऐसे ही निरंतर आपको वीकली मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन और आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी है, चाहे आपको दिल्ली पुलिस हो, एसएससी, जीडी हो, आरपीएफ हो, आप लोग जिस भी सेट का के लिए कहेंगे तो उसका भी मैं सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और बाकी के ये चैनल आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इससे इससे ज़रूर आप लोग जुड़ें और आप अपने सभी दोस्तों को भी जोड़ें। ठीक है, और आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।